मैं विनय वात्सपुला नेशनल इंटर कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन परीक्षाओं के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारा विषय भूगोल से हम सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय में कृषि के बारे में चर्चा करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 70% जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित है। यहाँ की लगभग 70% जनसंख्या जो कृषि पर आधारित है और 51% भूभाग पर यहाँ पर कृषि की जाती है। भारत की 70% जनसंख्या कृषि पर अपना जीवन यापन करती है और कुल भूमि के 51% भूभाग पर यहाँ पर कृषि की जाती है। भारत में जो कृषि है वो एक समवर्ती सूची का विषय है। संविधान में 3 प्रकार की अनुसूचियां होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन जो कृषि है वो हमारा उस समवर्ती सूची का विषय है। आज हम बात करते हैं फसलों की कटाई, बुआई और जुताई के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, इस विषय पर आज हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो फसलों का वर्गीकरण, भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल। रबी की फसल मार्च और अप्रैल माह में बोई जाती है तथा अक्टूबर और नवंबर माह में काटी जाती है। वह फसल जो मार्च और अप्रैल माह में बोई जाती हो और अक्टूबर और नवंबर में काट ली जाती हो, वो रबी की फसल के अंतर्गत आती है। इस फसल में गेहूं, जौ, चना, प्याज, लहसुन, मटर, राई आदि फसलें बोई जाती हैं। उसके बाद अप्रैल के लास्ट वीक में बोई जाती है और जून जुलाई में जो फसलें काट ली जाती हैं उन फसलों को जायद की फसलें कहा जाता है। जायद की फसलों में ज्यादातर पानी वाली फसलें उगाई जाती हैं। जिनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है वह फसलें जायद की फसलों में उगाई जाती हैं। इसमें हमारा खरबूज है, तरबूज है, ककड़ी है, सनई है, ठैचा है, मूंग आदि की खेती की जाती है। उसके बाद जो तीसरा है वो हमारी खरीफ की फसल आती है। खरीफ की फसल अक्टूबर और जून और जुलाई माह में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के माह में काट ली जाती है। इसमें मुख्य रूप से धान है, चावल, जूट, मक्का, तिल, बाजरा, पटसन और मूंगफली आदि की फसलों की खेती की जाती है। फसलों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, एक खाद्यान्न फसलें, दूसरा व्यापारिक फसलें। खाद्यान्न फसलें उन फसलों को कहा जाता है जिनका उद्देश्य पेट पूजा करना होता है, भोजन की प्राप्त करना, हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और व्यापारिक फसलें, नकदी फसलें या कमर्शियल फसलें वे फसलें होती हैं जिनका उद्देश्य व्यापार करना या पैसा कमाना होता है। खाद्यान्न फसलों को भी 3 भागों में बांटा गया है, एक अनाज वाली फसलें, दलहन वाली फसलें और तिलहन वाली फसलें। अनाज वाली फसलों में चावल, गेहूं, मक्का, जौ, ज्वार और बाजरा आता है। दलहन में जिनका निर्माण दाल इत्यादि निर्माण के लिए किया जाता है उन्हें दलहन की फसलें कहा जाता है। दलहन में अरहर है, आपका मटर है, मसूर है, राजमा है, उड़द है। उसके बाद तिलहन वाली फसलें वे होती हैं जिनसे मुख्यतः तेल इत्यादि प्राप्त किया जाता है। सरसों, तिल, अलसी और सोयाबीन। सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो दलहन में भी आती है और तिलहन में भी आती है। ये व्यापारिक फसलों में भी आती है और
खाद्यान्न फसलों में भी शामिल की जाती है। तो आप ये समझ लीजिएगा, जो फसलें अनाज वाली फसलें होती हैं वो दलहन वाली नहीं होती हैं, जो दलहन वाली होती हैं वो अनाज वाली नहीं होती हैं, जो दलहन वाली होती हैं वो तिलहन वाली नहीं होती हैं, जो तिलहन वाली होती हैं वो दलहन वाली। इस प्रकार से सोयाबीन एक ऐसी सब्जी ऐसा है फसल जो दलहन और तिलहन और नकदी फसलों में आती है। इसके बाद व्यापारिक फसलें, इसको हम वाणिज्यिक फसलें भी लिख सकते हैं, इसको वाणिज्यिक फसलें भी लिख सकते हैं। वाणिज्यिक फसलें, व्यापार करना, व्यापारिक फसलें, नकदी फसलें और वाणिज्यिक फसलें, तीनों का मतलब एक ही होता है। इन फसलों को उगाने का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि पैसे को कमाना। जैसे चाय, कहवा, नारियल, आम, लीची, सेब, अनार, रबड़ और गरम मसाले, ये बागानी की फसलें होगी। उसके बाद रेशेदार फसलें जिसमें फाइबर पाया जाता है, इसमें कपास और जूट आता है। अन्य फसलों में पेय पदार्थ वाली फसलें आ जाती हैं, जैसे गन्ना है, अफीम है, तंबाकू है, मेंथा है। इन फसलों का अदर फसलों में आ जाती है। इस प्रकार से हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि फसलों को खाने और बेचने के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, एक खाद्यान्न फसलें, दूसरी व्यापारिक फसलें। खाद्यान्न फसलों को तीन भागों में बांटा गया, अनाज वाली फसलें, दलहन वाली फसलें और तिलहन वाली फसलें। अनाज की फसलों के मुख्य उदाहरण ये हैं, दलहन का ये है और तिलहन का ये है। व्यापारिक फसलों को भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं, एक बागानी फसलें, रेशेदार फसलें और अदर। बागानी फसलों में चाय का हुआ आदि हो गया, इनका उद्देश्य पैसा कमाना होता है। रेशेदार फसलें और अन्य फसलें। भारत में कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए गए। आइए बात करते हैं भारत में कृषि की विभिन्न प्रकार की क्रांतियों के बारे में। सबसे पहला आता है हमारा हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है वो भारत में दो बार लागू हुई, एक 1966 में और एक 1987-88 में। जो 1966 में कृषि की क्रांति, प्रथम हरित क्रांति चालू की गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य था गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करना, और जो 1987 और 88 में चालू की गई उसका धान के उत्पादन में वृद्धि करना था। इस प्रकार हरित क्रांति का हमारा संबंध गेहूं और धान के उत्पादन में वृद्धि करने से है। दूसरी क्रांति आती है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का हमारा संबंध दूध की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, अच्छी नस्ल की गाय भैंसों का उत्पादन करना। उसके बाद नीली क्रांति। नीली क्रांति मछलियों के उत्पादन से संबंधित है, मछलियों की संख्या को बढ़ाना। और गुलाबी क्रांति ये भी मछलियों के उत्पादन से संबंधित है, लेकिन ये झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। फिर पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध तिलहन के उत्पादन से, तेल वाले खाद्य पदार्थों की उत्पादकता को बढ़ाने से है। और लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है, टमाटर की नई नई वैरायटियां आदि इत्यादि को बढ़ाने के लिए। काली क्रांति जो है खनिज उत्पादन में अवसर ढूंढने के लिए। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने के लिए, विभिन्न नदियों को, बड़ी नदियों को छोटी नदियों से, छोटी नदियों को बड़ी नदियों से जोड़ने के लिए है। संपर्क क्रांति का संबंध रेल संपर्क जोड़ने और नए रेल मार्ग स्थापित करने से है। सदाबहार हरित क्रांति का भी संबंध कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने से है। सुनहरी क्रांति का संबंध फलों के उत्पादन से है, नई वैरायटी के फलों का उत्पादन करना। उसके बाद रजत क्रांति आता है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। हरित क्रांति का संबंध गेहूं और धान के उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए। नीली क्रांति का संबंध मछलियों की संख्या को बढ़ाने के लिए है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन आदि के उत्पादन में
वृद्धि से है। लाल क्रांति मांस और टमाटर की संख्या को बढ़ाने के लिए। काली क्रांति खनिज तेल आदि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए है। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने से संबंधित। संपर्क क्रांति रेल संपर्क जोड़ने के लिए और नए रेल मार्ग स्थापित करने के लिए। सदाबहार हरित क्रांति भी कृषि उत्पादन के लिए संबंधित है। सुनहरी क्रांति का संबंध फलों के उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा के उत्पादन में वृद्धि से है। भारत में विभिन्न प्रकार की खेतियां भारत में जो होती है वो एक झूम खेती होती है। झूम खेती क्या होती है? इसे काटो और जलाओ खेती के नाम से भी जानते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जंगलों को काट देते हैं, काट के उनको जला देते हैं और उनकी जो राख होती है उस राख को इकट्ठा करके उसके बाद जो है उस पर कृषि कार्य करते हैं। 2-4 वर्षों तक उस पर लगातार खेती करते हैं, जब तक वो जमीन कृषि योग्य रहती है तब तक उस पर करते हैं। उसके बाद वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं, दूसरी जगह पर खेती करते हैं। फिर वही प्रक्रिया करते हैं, जंगलों को काटते हैं, काटने के बाद में उनकी लकड़ी को सूख जाती है, सूखने के बाद फिर जलाते हैं और फिर उस पर कृषि कार्य करते हैं। इसलिए झूम खेती, काटो जलाओ खेती या इसे स्थानांतरण खेती अथवा बुश फैलो खेती भी कहा जाता है। भारत के कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती की जाती है, जैसे कि असम राज्य में, भारत के असम राज्य यानी पूर्वोत्तर व उत्तरी पूर्वी भारत में इसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड में ये इस स्थानांतरण खेती को, काटो जलाओ खेती को बेवार या डेहियार कहा जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में इसे दीपा या बस्तर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोडू कहा जाता है। केरल में इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से झूम खेती वो खेती होती है जिसमें कुछ भारत की कुछ प्रजातियां आदिवासी जो होते हैं वो जंगलों को काट करके और एक जगह पर खेती करते हैं। कुछ समय के बाद फिर पुनः दूसरी जगह चले जाते हैं और 2-4 साल तक खेती करते हैं, फिर नए जंगलों में वही प्रक्रिया करते हैं। यह खेती भारत में विभिन्न नामों से जानी जाती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी लगभग 70% जनसंख्या जो है वो कृषि पर अपना जीवन यापन करती है। लेकिन भारत में कुल 51% भूभाग पर ही कृषि कार्य किया जाता है। भारत में हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन जो कृषि है वो अक्टूबर 2006 में, पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन अक्टूबर 2006 में इसे समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। दैट्स ऑल, आज का काम हमारा यहीं पर पूरा होता है। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों तक भी पहुंचाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।